हेलो मेरे बच्चों, मैं रिचित अवस्थी आपके सामने आ गया हूं लेकर के एक और धमाकेदार वीडियो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Before starting this lecture, I just want to suggest you, and again I'm going to tell you people that बस एक ही काम करना है आपको. जस्ट पुल आउट योर चेयर्स एंड कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, बिकॉज हम लोग ये चैप्टर को आज ही फिनिश करने वाले हैं. बहुत सारी बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम आपके पास अब है नहीं फॉर डेफिनेटली फॉर योर एग्जामिनेशन. सो आज डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या पढ़ना है पहले बात बच्चे आप ये समझ लो. कितने मार्क्स में से क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ओके. सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अभी इससे पहले अगर वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि आपके बेस्ड ऑन हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाया गया है, ठीक है, वो वाले वीडियोस देख लेना. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले वीडियोस देख लेना, एंड देन आफ्टर यू जस्ट शुड वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक, कितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाते हैं, बोर्ड्स कितने मार्क्स में कवर करने वाला है, ये सारी बातें जानेंगे. लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो उसमें बोर्ड सीबीएसई ने आपके 5 मार्कर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है कि जिसे हम प्यार से हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे रखा हुआ था. राइट, तो हम लोग उसको भी प्रिपेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना पर्सपेक्टिव बनाएंगे. इसके साथ में ही मे बी दैट इट विल बी गिवन इन द केस स्टडी. जैसे उससे पहले आ रही थी तो हो सकता है हम लोग केस स्टडी, हो सकता है एग्जामिनेशन वापस से केस स्टडी आ जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने कोई स्टडी भी इसमें डाली हुई है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, साथ में ही कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, क्या है इसका पर्पस, व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है. राइट, देखो सिंपल सी बात है. अगर आपको कहा जाए कि एक पर्टिकुलर किसी भी एक हाइट पे कोई चीज रखी हुई है, कोई भी मान लें कि माउंटेन पे कोई बैठा हुआ है, या एक सामने वाले घर के सामने वाले बिल्डिंग पे कोई भी somebody is स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड वो आपसे ये पता करना है कि उस पर्टिकुलर पर्सन मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पर एक ए पर्सन है एंड ही इज सिटिंग. अब क्या कहा कि इस पर्टिकुलर पर्सन की जो बिल्डिंग है, ये जिस पर ये स्टैंडिंग, इस बिल्डिंग की हाइट हमें पता करनी है. तो एक तो बेसिक मेथड क्या है कि आप इसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक मीट्रिक स्केल लेकर के आओगे और उसको सॉल्व कर लोगे, पता कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर ये इसके साथ चलो हम लोगों ने पता कर भी लिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 10 मीटर की इसकी पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट है. ठीक है, और ये पर्सन, अगर मुझे पता करना अच्छा इस पर्सन बी से डिस्टेंस क्या है, इस पर्सन बी से डिस्टेंस क्या है, और साथ में बस हमको, अब आप कहोगे सर पता तो कर लेंगे, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो वो भी डिस्टेंस पता कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस. बट मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, ये हम काफी दूर खड़े हुए हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस. लेकिन एक चीज जो आप कभी भी पता कर सकते हो और वो है एंगल. अगर आपको एंगल मिल जाए तो काफी कुछ बन जाएगा काम. जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए कहूं कि अगर फॉर अ वाइल मैं ये कहूं कि जो एंगल बना रहा है काफी दूर खड़ा है, तो 30 डिग्री का एंगल सपोज फॉर्म कर रहा है, जो कि पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. आप प्रोजेक्टर लेके बैठो, बड़े वाले प्रोजेक्टर आते हैं, आप उसको रख के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एंगल तो फॉर्म हो रहा है, ये देखो बन रहा है, करेक्ट है कि नहीं. तो ये एंगल तो फॉर्म हो रहा है, और लेट्स से कि वो 30 डिग्री है. व्हाई वी हैव चोजन दिस 30 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन जनरली वी नो द वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री ऑफ साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक. हम लोगों ने 30 डिग्री का एग्जांपल ले लिया है समझने के लिए. राइट, अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप मुझे बताओ कि ए बी, ये जो डिस्टेंस है यहां बी से वो ए पर्सन जो बैठा हुआ है, ए से जो ए पर्सन बैठा हुआ है, इस बी का इससे डिस्टेंस कितना होगा, इस बी से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये बात हमको पता करनी है. तो क्या करेगा वो, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल भी दे दिया गया, हमने तो मेजरमेंट कर ही लिया. अच्छा, तो हमें बस इतना सा एक छोटा सा काम देखना है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में भाई जो बिल्डिंग है वो पिसा की मेमोरेट तो है नहीं, जो झुकी हुई है, सीधी बिल्डिंग्स बनती, तो सीधी है तो राइट एंगल बनाएगी, तो राइट एंगल भी बना लिया. अब छोटी सी बात ये पूछी आई क्या डिस्टेंस है, तो आप बस ये देखोगे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बोलेंगे, बिकॉज ये 30 डिग्री के सामने वाला साइड है, ये तो आपको मालूम है. और ये क्या होगा 90 के सामने वाला, मतलब इसको हाइपो बोल देंगे. बस आपको ये सोचना है मेरे प्यारे बच्चे कि ये P और H में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो P और H में रिलेशन है. तो आप कहोगे सर ये तो मालूम है हमको, PVP अपॉन HHV से हम लोगों ने पढ़ा था, PVP अपॉन HHV से ये बात आपने पढ़ी भी थी. इसमें ये सबसे P अपॉन H कौन रिलेशन देता था, साइन देता था. आप सिंपली क्या करोगे, आप साइन 30 डिग्री लगा करके एक्सक्यूज मी, आप इस पर्टिकुलरली इस लेंथ, सपोज लेट्स से कि ये x है,
x लिख करके आप इसकी लेंथ को पता कर सकते हो। साइन 30 कितना है 1/2 है, 10/x लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x की वैल्यू 2 × 20 मीटर आ जाएगी। ये देखो कितनी मजेदार चीज है, कितनी मजेदार चीज है। इस तरह से पर्सन ए से पर्सन ए के पर्सन बी के डिस्टेंस को पता किया जा सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और यही यूज जनरली है जो आपको देखना है और समझना है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक। जो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट कि भाई 5 मार्क्स अगर मुझे क्वेश्चन देना होता, या जो जनरली बोर्ड देता है, वो आपको सिंगल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन ना दे करके दे विल गिव यू बेस्ड ऑन 2 ट्राइंगल्स। अब 2 ट्राइंगल्स हैं तो 2 कंडीशंस होंगी, और 2 कंडीशंस हैं तो उन 2 कंडीशंस को सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ठीक। तो यहां तक की बातें तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गई कि जनरली मुझे क्या यूज है इसका, डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्टिकुलर प्लेसेस और पॉइंट्स को पता करने का, और उन डिस्टेंस को पता करने का जो मीट्रिक स्केल पे मेजर करने के लिए काफी डिफिकल्ट काम होता है। बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को भी इससे पता किया जा सकता है। और इसे कहां सीखते हैं हम लोग, अपनी केस स्टडी में, या फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पे भी हम लोग ये बातों को सीखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि यूज तो समझ में आ गया भैया, अब हमें इसको करना कैसे है, इस क्वेश्चंस को बनाना कैसे है, ये भी जानेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या सीखना है, उससे पहले आपको 2 बड़े ही प्यारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक छोटी सी बात बताओ, जब हम कभी भी एलिवेटर तो जानते ही होंगे, एलिवेटर का काम क्या होता है बच्चों? एलिवेटर का काम होता है एलिवेट करना, ऊपर लेकर के जाना। आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, आप एलिवेटर देखते हो, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसे ही whenever we will see something जो हमारी हॉरिजॉन्टल, जस्ट माय आई, और आई का जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये है, हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा ये है, और मुझे इससे ऊपर कुछ भी देखना है तो मैं एलिवेट कर रहा हूं। अब किसको? अपनी आई साइट को एलिवेट कर रहा हूं। किसको एलिवेट कर रहा हूं? अपनी आई साइट को एलिवेट कर रहा हूं। और अगर मैं आई साइट को एलिवेट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो मतलब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहे हैं। बट इफ सपोज वहां पर चेयर है, और इफ आई वांट टू सी द चेयर, या आप अपने रूम पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए हो और चेयर से नीचे फ्लोर पे पड़े हुए पेन को देख रहे हो, इमेजिन करो, स्टोरी समझो। अगर आप उस पर्टिकुलर पेन को देख रहे हो तो आप अपनी आई साइट को रेज करोगे या डाउन करोगे? तो आप सर तो डाउन करेंगे, नीचे की तरफ पड़ा हो तो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो डिप्रेशन होगा वहां पे। एंगल कौन सा एंगल फॉर्म होगा? एलिवेट नहीं हो रहा है, डिप्रेस। अच्छा, जब हम लोग डिप्रेस होते हैं तो हम क्या ऊपर देखते हैं? नहीं, ईश्वर को तो याद करते वक्त देखते हैं, लेकिन जब डिप्रेस हो जाए तो अपने आप ही हमारी आई साइट जो नीचे है, क्या होती है? नीचे की तरफ झुक जाती है। इसलिए वहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ हम डिप्रेस हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? नीचे देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, एलिवेट हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देख रहे हैं, एलिवेट हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती नहीं है, हमें बनानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पर्टिकुलर अपने डायग्राम में बनानी पड़ेगी। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां फॉर्म होते हैं, जरा इस बात को भी जान लेते हैं। यहां पे देखते हैं, जैसे मैंने जब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को लिया, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि यहां से समबडी इज, एक मान लो यहां से यहां तक इसकी रोप की लेंथ मेजरमेंट करनी थी, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा था रोप को लेके, क्या नीचे आ रहा था? नहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हुआ। तो मतलब जो ये, इसे क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड इट? दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलरली, ये जो होती है इस लाइन को बोलेंगे लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जितने भी एंगल को मेजर करे जाएंगे उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजर करें। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आई थिंक एग्जांपल से आपको बात तो समझ में आ गई। अब समझो, अगर मुझे यहां पर ये देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां बन रहा है, तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो आपको मालूम ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इफ समबडी इज हियर, तो आई साइट को ऊपर ले जाना पड़ा, तो ये क्या होता है? तो ये होती है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। जिस नजर से हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। तो ये जो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो कौन सा एंगल बच्चों फॉर्म होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि कोई भी गलती होने के चांसेस आपके ना हो। बट अगर इसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से
if somebody is something is like placed here at point C, A पॉइंट से C को अगर देखने लग जाए तो आप बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है बच्चे? ये है। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर है? ये है। और ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट कहाँ आ गई? नीचे आ गई, ये आ गई। अब लाइन ऑफ साइट ये होगी, ये कौन सी साइट लाइन हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई। अब यहां पे जो बच्चे एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो, इतनी छोटी सी बात है, नोट्स बनाते चलना। अगर नोट्स बनाते चलोगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब भी आप रिवाइज करना चाहोगे तो इजीली यू विल रिवाइज ऑल द थिंग्स, इसलिए नोट्स जरूर बनाते चलना। तो दो बातें यहां समझ में आ गई हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और लाइन ऑफ साइट से बनने वाले टू एंगल्स की नेम क्या है। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल है, बहुत यूज होता है इसका, वैरायटी है इस क्वेश्चंस में, इनके क्वेश्चंस वैरायटी में मिलेगी। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो भी जनरल लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, चाहे फिर डिस्टेंस ऑफ जेट प्लेन पता करना हो या किसी भी पर्टिकुलर, तो वो सब प्रोग्राम पढ़े होते हैं, तो वहां पे जेट प्लेन की अगर हाइट पता करें तो वो दे आर गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्री ओनली। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, वहां थोड़ा ना मेट्रिक स्केल लेकर के बैठे हैं, वहां से मीटर का वो रिबन फेंक रहे हैं कि भैया नाप देंगे इसको, ऐसा नहीं कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे वो इस चीज को, पर्टिकुलर टॉपिक को यूज करते हैं। बड़े बड़े ब्रिजेस की हाइट है, जिसकी हाइट की मेजरमेंट करनी है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या लगता है कि लेके बैठेंगे मेट्रिक स्केल? नहीं होगा उससे काम, है ना, इतना ना वक्त है ना कुछ। लेकिन पढ़ाई किया हो बंदे को, पढ़ाई जब कर लोगे, अगर आपको चीज आती होगी तो इजीली यू विल फाइंड आउट। अब ड्रॉ करोगे डायग्राम को स्केल बना करके, कि स्केल मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर लेकर के, और यू विल इजीली फाइंड इट आउट। स्केलिंग भी जरूरी जानना है। चलिए आगे देखते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिल चुका है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की भाषा भी समझ में आ चुकी है। अब मैं वो बात बताता हूँ आपको कि जो जनरली गलती करते हैं बच्चे, whenever I check the particular answer script, तो मुझे क्या गलती देखने को मिलती है? एंगल ऑफ एलिवेशन तो बच्चे बना लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बात समझना ध्यान से। मान लो ये एक फिर से एक बिल्डिंग है, ए बी, दिस इज अ बिल्डिंग एंड somebody is sitting here, somebody is sitting here, और वो यहाँ पर एक ये रोड है, मान लो ये रोड है, और यहाँ पे इसका दोस्त खड़ा हुआ है पॉइंट सी पर, इसका दोस्त खड़ा हुआ है, ये इसको देख रहा है। अब जब वो देख रहा है तो वो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, इसी नजर से तो देख रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ यहाँ से देख रहा होगा। लेकिन बच्चे से कहें कि मान लो ये जो एंगल ऑफ साइट, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे फॉर्म होगा, ये तो डेफिनेट है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बच्चे मालूम है गलती क्या करते हैं? वो यहाँ पे 60 लिख देते हैं। आप बताओ क्या ये 60 यहाँ सही है? नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों बनते हॉरिजॉन्टल लाइन से ही है। दैट इज कॉल्ड, दैट इज इमेजिनरी लाइन। अच्छा, लाइन ऑफ साइट भी इमेजिनरी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी इमेजिनरी ही होगी। तो बच्चे वो जो 60 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो ये नहीं है, वो कौन सा होगा? ये होगा। और इस जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, बहुत ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और फिर चले आते हैं पेपर देने के लिए, वो यहाँ 60 डिग्री बना लेते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये जो पॉइंट है, ये मैं फिर बताऊंगा, ये एक की पॉइंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज, कि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना होगा। यही गलती होती है। एलिवेशन तो बन जाएगा, बेसिक लाइन बन रही है, बेस पे लाइन बन रही है, बना लेते हैं, डिप्रेशन में मुश्किलें आ जाती हैं। तो अब आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई और पक्के तौर पर आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन पे जंप करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट में तीन बातें हैं। एक तो डायग्राम, सबसे पहले अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। सबसे जो जान है इस पर्टिकुलर टॉपिक की वो इसकी डायग्राम ही है, जो इसके फिगर्स हैं वही बनाना है। ठीक है, दूसरी बात, एंगल ऑफ एलिवेशन पहचानना, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहचानना। वो नहीं लिख कर देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन रहा है, हर बार नहीं देगा, वी हैव टू रिकॉग्नाइज। देखो वैसे उसके लिए तरीके क्या है, क्वेश्चन लगाओगे आ जाएगा। जनरली इसमें होगा क्या कि अगर ऊपर समबडी इज वॉचिंग तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे समबडी इज वॉचिंग या लाइन ऑफ साइट नीचे आ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आप यहाँ सीख ही चुके हो, अपने रिकॉल भी करते चला करो साथ ही साथ में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जानते हैं, क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, तो देखो डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर is 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अच्छा, पहले क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन डाल दिया है। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ले आते हैं, ऑल्दो ये पहला होना चाहिए था, फिर भी देख लेते हैं। पहले इसको बताएंगे, उसके बाद दूसरा बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ गया, डिप्रेशन भी आ गया। यहाँ पे एलिवेशन है, इस क्वेश्चन को रीड करो, टाइप 2 का फिर से रीड करते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री एट द पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो मैंने कहा भाई ट्री पहले बना लो, और ट्री मतलब आपको पर्टिकुलरली मैं अगर बताऊं तो आपको ट्री नहीं बना देना है। अगर आप सोच रहे हो कि लो भैया
ऐसे क्या बचपन में बनाते थे ट्री, तो ऐसे ट्री वहां नहीं बनाना है, ठीक है ना। आप जितने भी, या बोलेगा बिल्डिंग बनाओ, तो आप बिल्डिंग थोड़ी ना बनाने बैठ जाओगे कि बिल्डिंग बना रहे हैं, विंडो ही बनाते हैं, ये सब नहीं, डोंट डू दैट, ये सब कुछ भी नहीं करना है। बोला माउंटेन का एंगल ऑफ क्लिफ पे समबडी इज सिटिंग हियर, तो आप थोड़ा माउंटेन बनाओगे, ये समझने के तौर पे अच्छा है, बनाना नहीं है। ये सारे के सारे फिगर्स को आपको एक वर्टिकल लाइन से शो करना है और उसकी एक्चुअली हाइट को शो करना है, ठीक है। तो भाई हाइट तो वर्टिकल लाइन से ही शो करी जाएगी। तो ये देखो ट्री की हाइट मैंने शो करी, क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री एट पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री इज 45, देन द हाइट ऑफ द ट्री। अब कुछ ना कुछ तो ये हाइट लिए बैठा ही होगा, जिसको हम लोग स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आराम समझते हैं बात को। अब इसने बोला कि इसके बेस से, इसके बेस से अगर देखें, इसके अगर बेस से देखें तो 15 मीटर दूर, 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। जिस पॉइंट से, मान लो वो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। बना लिया पूरा पूरा डायग्राम, देखो ठीक। अब कह रहा फाइंड द हाइट, तो हाइट बता दो। वैसे ये जब क्वेश्चन आ जाए तो मेरी एक खास सलाह है, इस क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो कर लो, तो बहुत सिंपल सा आइसोसेलेस ट्रायंगल का कांसेप्ट लग जाता है इसमें। अब कहोगे सर ये क्या ले आया बीच में आप, सुन भाई ये 90 है, पहले ये समझ लो, फिर क्योंकि उसे डायरेक्टली बन जाएगा, और ये 45 है, तो बच्चे ये हमेशा 45 ही आएगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज से। 90 45 45 मिला के 90 180 बन गया। इसका मतलब आइसोसेलेस है तो इसकी ये दो साइड आपस में इक्वल हो गए, तो ये हाइट कितनी आएगी, 15 मीटर ही तो आएगी। क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा, जरूरत ही नहीं पड़ी, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स लगाते तो मैं आपके पास एक छोटी सी बात पूछूंगा, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको पता क्या करना है, देखो दो बातें नोटिस करना, व्हाट वी हैव टू फाइंड और टू गिवन, इन दो चीजों के बीच के रिलेशन देख लो। टू फाइंड और टू गिवन के बीच के रिलेशन को देखो, टू फाइंड और टू गिवन के बीच के रिलेशन को देखो, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक से पढ़े हुए उनको देख लो कि वो ये दोनों चीजें किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रही, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए, मैं इसके आंसर को हटा देता हूं फिलहाल के लिए, तो आप मुझे बताओ कि व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, मुझे पता करना था हाइट। मतलब अगर देखें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में तो परपेंडिकुलर, और गिवन क्या था, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, तो वो देता है टैन। एक टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है, कॉट भी है, ऑल्दो कॉट भी है, बट हम दोनों में से कोई एक यूज करें तो जनरली हम लोग टैन लेके चलते हैं। तो मैं कहता सर ऐसा है कि आप टैन थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जो कि होती है P/H। ये कहता मैं आपसे, तो आप कह सर यस सर, बिल्कुल बढ़िया बात कह रहे हो आप, यानी कि जो P है वो है BC और जो बेस है वो है AB। आप कह रहे सर थीटा के बेस पे एंगल लिख देते हैं, दैट इज 45 डिग्री। BC मतलब H हो गया और ये हो गया 15। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब मुझे बताओ क्या वही आंसर नहीं ले आए। अब मान लो ये MCQ में आया, तो आप इससे मत करना, फिर आप ये वाला कांसेप्ट यूज कर लोगे। जहां जहां पे भी कांसेप्ट यूज होगा यू विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट, जहां पे एक एंगल 45 है और एक तो 90 गिवन ही होगा, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले पीछे करते आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द टाइप 1 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैंने क्या करा, एक 15 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई। क्या बनाई, 15 मीटर हाई बिल्डिंग बनाई। चलो 15 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं। ये बनाई 15 मीटर हाई बिल्डिंग बना ली, इसका नेम दे देते हैं प्यारा सा AB, हाइट ही तो बनाएंगे, ठीक है। 15 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। ये इट्स फुट कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टावर से पहले लिखा ना भाई, इट्स, ऐसे उल्टा जाओ उल्टा जाओ उल्टा जाओ उल्टा जाओ, पहले कौन है, टावर, तो टावर का इट्स है ये, तो यानी कि ये जो इट्स फुट है वो टावर के फुट की बात कर रहा है, जिसपे एंगल कितना फॉर्म हुआ है, 45। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, देन द हाइट ऑफ द टावर इज, और ये जो दोनों बातें बन रही हैं, दोनों एंगल बन रहे हैं, वो टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग से बन रहा है।
जो 15 मीटर का हाई बिल्डिंग है उसके टॉप पर पहुंच गया, वहां से वो टावर को देख रहा है, टावर के फुट को देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है तो जाहिर सी बात है टावर की हाइट बिल्डिंग से तो ज्यादा होगी। अच्छा दोनों सेम बेस पर है, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो ये हो गया होगा टावर, ये हो गई बिल्डिंग और ये हो गया टावर। क्यों बच्चे लोग, ये हो गया टावर। अब इस पॉइंट से इफ ही इज वॉचिंग द टॉप ऑफ दिस टावर एंड द फुट ऑफ दिस टावर, तो टी पी एफ फॉर फुट और टी फॉर टॉप लिख देते हैं। ये दो लाइनें मैंने मिला दी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। लेकिन ये बनते कहां से हैं, तो मैंने क्या बताया था, जहां पे भी वो बंदा खड़ा है, जहां पर भी वो बंदा खड़ा है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। इस पर्टिकुलर लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना और एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया। ठीक, ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 15 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30, तो क्या लिख देंगे बच्चे लोग 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ऑफ इट्स फुट, ये फुट है, यहीं पे बनाएंगे, ये 45 लिखता है। बोलो समझ में आई? क्योंकि सारा का सारा खेल डायग्राम का है, डायग्राम बना तो काम बना, डायग्राम नहीं बना तो घूमते रह जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था, दैट इज मोर इजियर देन दिस वन। बिल्डिंग 15 मीटर की हाइट लिए हुए है। एक और बात बताएंगे छोटी सी, क्योंकि ये देखो क्या है, वर्टिकल परपेंडिकुलर, ये जो बेस लाइन है ये भी परपेंडिकुलर होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी ऑल एंगल्स इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो अगर ये 15 है तो इसके ऑपोजिट में बनी हुई साइड भी कितनी होगी 15 मीटर। मतलब कहां से कहां तक, ये भी समझ लो, ये जो 15 मीटर होगी बेटा वो कहां से कहां तक होगी, ये हाइट यही तो है, ये हाइट यहां से यहां तक है, तो ये भी इस पॉइंट से, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी नाम देते हैं, मान लेते हैं कोई भी नाम आप कोई भी दे दो, जस्ट नेमिंग दैट यू कैन राइट डाउन। 50 मीटर हमने मान लिया। अब कह रहा है देन हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर तो टी से लेकर के एफ तक है, ये पूरी हाइट ऑफ द टावर है, करेक्ट है। हमको इतनी हाइट पता है, ये नहीं पता है, तो इस पर्टिकुलर हाइट को हम लोग क्या करेंगे, कोई अलग वेरिएबल इसमें दे देते हैं, इसमें कोई अलग वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर हाइट के लिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया h, इससे पता कर लेंगे। टावर की टोटल हाइट हो जाएगी टी से लेकर के एफ तक, मतलब h प्लस 50, लेकिन h तो पता नहीं है। बस अब आपको ये देखना है कि जो अननोन साइड है वो पर्टिकुलरली कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में, आपको ढूंढना राइट एंगल ट्राइंगल ही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। तो आपने देखा कि भाई ये h जो है इतनी साइड, ये इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का ही तो पार्ट है, तो आप किसमें एंट्री करोगे, TCA में। पहले तो जो लेट करा है उसको लिख लेते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो, अच्छा ऑप्शंस भी नहीं तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको हटा देते हैं। लेट कर लेते हैं, जो TC की लेंथ है, भाई आपने डायग्राम बना लिया, ये आपने लिख दी। अच्छा लेट कर लेते हैं कितना, तो h मीटर है, कितना है h मीटर, ये आपकी ये पर्टिकुलर TC की लेंथ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस ट्राइंगल में अननोन साइड है उस ट्राइंगल में एंट्री करो, तो इन ट्राइंगल TCA में एंट्री करी, अननोन साइड इसी की तो है इतनी, तो TCA में एंट्री करी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में। फिर आपने देखा कि अरे ये तो हमको पता ही नहीं है, अब एंट्री कर ली है तो कोई बात नहीं, तो इसका नेम भी हम लोग x दे देते हैं, हमको नहीं मालूम है ना, ये साइड नहीं पता करनी, इसको देखो बस। आपको एक्चुअली इस चैप्टर का इन शॉर्ट नाम क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा एक मिनट कनेक्ट कर दूं आपको, हाइट एंड डिस्टेंस। जो मेजरली क्वेश्चंस होंगे, जो मेजर क्वेश्चन होंगे, इसमें पर्टिकुलर ट्राइंगल में हाइट तो देखो यही रहेगी हमेशा, ठीक है, डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा जो 90% तक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इसमें और इसमें रिलेशन ही बनाया जाएगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू यूज tan थीटा, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना। तो भाई चलो आओ, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आओ, ये x भी नहीं पता, कोई पता नहीं, TCA में एंट्री कर ली है, एंगल लगा दो, क्या लगेगा tan लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, लिख सबसे पहले के लिए क्या लिखोगे, अभी वेरिएबल्स मत लिखना, TC अपॉन AC। तो tan कितना डिग्री दे रखा है बच्चे, tan 30 डिग्री लिख लो। TC कितना है, h है, AC कितना है, x है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन, अच्छा वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, tan की सारी वैल्यू याद कर लो, h अपॉन x। जनरली हमको जो पता करनी है वो
एच की वैल्यू। अब यही समझना बात को, टू ट्राइंगल्स बन गए हैं, टू ट्राइंगल्स मतलब दो कंडीशंस, दो कंडीशन मतलब दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट कर देंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी सवाल है। हमको जो फाइनल चाहिए, हमको एच चाहिए, तो हम लोग यहां पर एच की वैल्यू एक्स के टर्म में नहीं निकालेंगे, एक्स की वैल्यू एच के टर्म में निकालेंगे। इसकी बात का मतलब समझ पाए, ताकि आगे आने वाली क्वेश्चन इक्वेशन में x के प्लेस पे h√3 लिख देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो इक्वेशन h के टर्म में चलने लग जाएगी और वहां से हम लोग h की वैल्यू निकाल लें। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने माइंड में रखें तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाता है। ये आता है टूल्स, ये टूल्स हैं एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये छोटी छोटी बातें, यहां से हमने एक इक्वेशन काइंड ऑफ बना लिया, एक रिलेशन बना लिया। अब सर x इज इक्वल टू h√3 आया, हमारा h तो सॉल्व हुआ ही नहीं, अब क्या करें सर? तो अब सर दूसरे ट्राइंगल को ढूंढते हैं। जरा इस ट्राइंगल में आओ, ACF में क्या 90 डिग्री बना है? बिल्कुल बना है सर, ट्राइंगल ACF में। अच्छा, ऑल्दो यू कैन राइट डाउन द 45 हियर, और ये भी ट्राइंगल भी आप ले सकते थे, बट मैं चाहता हूं इसी को लेकर के चलो, थोड़ा वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स को देखने की अप्रोच करो। ACF की अगर बात करें तो ये जो है बच्चे, ये तो एंगल हो गया, एंगल को बनाने वाली साइड एडजेसेंट साइड जो कि हो गई बेस, और एंगल के सामने वाली साइड जो कि हो गई परपेंडिकुलर। तो लगने तो वाला है tan थीटा फिर से, लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू इस बारी जब परपेंडिकुलर होगा वो CF होगा, और जो बेस होगा दैट विल बी AC इटसेल्फ। अब मुझे बताओ कि एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, तो आपने कहा सर 45, और CF कितने डिग्री का दे रखा है सर 15, AC कितना दे रखा है x, tan 45 की वैल्यू 1। अभी हालांकि दिखाया था आपको कि डायरेक्टली अगर देखोगे तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, जो कि आ गया है कि नहीं। अब अगर हमारे को यहां से x की वैल्यू मिल गई, अच्छा तो हमको तो करना ही पड़ेगा। नाउ ही सेइंग दैट हमें क्या पता करना है, h की वैल्यू पता करनी है, हाइट निकालेंगे तभी तो आगे काम बन पाएगा। ठीक है, चलिए x की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप पुट करोगे यहाँ पे x की प्लेस पे तो आएगा 15 इज इक्वल टू h√3। तो h कितना आ जाएगा, तो h कितना आ जाएगा 15, और √3 को भेज दो यहां पर 15, अरे एक मिनट, तो इसको हटाते हैं, 15 अपॉन √3, h की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है, ये आ गई। चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां पे समझना बेटा। तो 15 अपॉन √3 को अगर देखें तो आप जब रेशनलाइज कराओगे तो √3, ये हमेशा करना है आपको, रेशनलाइज तो कराना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा 15 √3 अपॉन 3, कैंसिल आउट करा दिया तो 5√3 भी आ गया। तो h की वैल्यू आ गई है 5√3। ठीक, अब उसने हमसे क्या कहा, पूरे टावर की हाइट बतानी है, तो जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर है वो अगर देखें तो वो h कितना है, h प्लस 15, और h पता करा है 5√3 प्लस 15। अब अगर वो √3 की वैल्यू दे देता, वैसे √3 की वैल्यू याद रखो भाई कितनी होती है 1.732। अब ये काम आपका है, आप इसमें से क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई 1.732 कराना और प्लस 15 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन दैट यू विल डू, ओके। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। लगभग इसकी हाइट जो है 5 × 5 लगभग 1.5 गुना जा रही है, तो लगभग 5 2 7 7 15 लगभग 23 के आसपास का आंसर आएगा अप्रॉक्सिमेट। ठीक है, दैट विल फाइंड आउट, फाइन। चलिए, बड़ा आसान था क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड पर आते हैं, टॉप ऑफ द टू ट्रांसमिशन टावर ऑफ हाइट। हर क्वेश्चन में नया डायग्राम होगा, अगर नए डायग्राम आपको मिल रहे हैं देखने को तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि नई अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। द टॉप ऑफ अ टू ट्रांसमिशन टावर इज हाइट ऑफ हाइट्स 30 मीटर एंड 24 मीटर। तो एक टावर की हाइट जो है वो ज्यादा है और एक की कम है। अच्छा, दोनों बगल बगल में नहीं लगे रहेंगे, ये नहीं ऐसे बना दिया, ये मत करना, ठीक है। एक टावर ये तो थोड़ा डिस्टेंस रखना, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। ये एक है 24 और एक 30, तो लिख दिया 30 मीटर का टार, और ये लिख दिया 24 मीटर का टार, और इनके बीच का ये हो गया बेस डिस्टेंस। एक ही बेस पे खड़े हैं, ऐसे नहीं अलग अलग। दे आर कनेक्टेड विद द वायर। अच्छा, कौन कनेक्टेड है, फुट टावर का कुछ बताया, टॉप ऑफ द टू टावर्स,
तो ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। और कितना देखो, कनेक्टेड बाय अ वायर, तो ये वायर लगा दिया। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अब क्या कह रहा है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ वायर। तो जो एंगुलर एलिवेशन बन रहा है कहां से बन रहा है, आपको क्या लग रहा है, यहां से बन रहा है? नहीं, जो वायर है वो वायर का हॉरिजॉन्टल ढूंढो ना, वायर का हॉरिजॉन्टल कनेक्शन यहां से है, तो वायर का हॉरिजॉन्टल यहां से नहीं बना देना है बच्चे, वायर ये जा रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है तो यहां से बनाएंगे, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते तो इस पॉइंट से बना देते हैं, ठीक है। ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 60 डिग्री, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बड़े प्यार से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ इज सेइंग दैट देन द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर हमको नहीं मालूम, लेंथ ऑफ वायर हमको नहीं मालूम है, हमने कहा कितनी है पहले x। नाउ आप कहेंगे कैसे पता करें सर, एक ही एंगल पता है, दूसरी साइड ही नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में। तो बेटा एक बात तो बताओ, ये टोटल हाइट कितनी है, 30 है, ये 24 है, तो ये भी 24 ही रहा होगा, 24 ही रहा होगा, ये 24 ही तो रहा होगा बेटा। चलो अब देखो, तो अब ये 30 24, तो ये कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। जैसे अब नेम दे देते हैं TABCD ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने काम क्या करा, अगर ये ऑप्शनल नहीं है तो मैं आपको इस बेसिस पे करा रहा हूं ताकि ऑप्शन जैसा ना दिखे। AD इज इक्वल टू, अगर बात करेंगे तो 30 माइनस 24 करोगे तो आपने 6 मीटर सबसे पहले पता करा है। उसके बाद ही इज सेइंग दैट हमको पता करना है लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हाइपो का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, हाइपो, तो हाइपो लिख दो। और ये क्या है सर, ये तो P है, तो P और H में रिलेशन कौन देता है मेरे प्यारे बच्चे, P और H में रिलेशन कौन देता है, तो याद आ रहा होगा साइन थीटा देता है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल में एंट्री मार दो, क्या ट्राइंगल है ADT। अच्छा ये राइट एंगल पे बेटा है T, तो याद रखना ये D रखना है यहाँ पे, ATD मत लिखना, क्योंकि राइट एंगल का जब आप लिखोगे ट्राइंगल ATD तो क्या समझ में आएगा 90 डिग्री T पे बना हुआ है, जो कि है नहीं, D पे बना हुआ है, राइट। तो ADT लिख देंगे। इन ट्राइंगल ADT अगर जा रहे हैं, आपने देखा सर क्या tan थीटा लगा दें, अरे नहीं भैया tan थीटा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि P और H में रिलेशन तो कौन देता है, साइन देता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AD और हाइपो मतलब AT। चलिए आते हैं, साइन 60 लिख देंगे, AD की वैल्यू हमको पता है 6 है और AT हमको पता करना है। ये H फॉर हाइपो है, कैपिटल लिखते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, H फॉर हाइपो है। साइन 60 की वैल्यू हमको बड़े प्यार से पता है कि 3/2 होती है। कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, X बोल रहा है 6 2 12/√3, आंसर आपको रैशनलाइज करके ही देना है, ये मत भूलना। तो 12√3/3 कैंसिल आउट कराओगे तो 4√3 मीटर इज आंसर। कहीं है, ठीक है, इजी, बढ़िया लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। टाइम बहुत क्रूशियल है, टाइम बहुत पढ़ने वाला है, और इस वक्त जिसने नहीं पढ़ाई करी तो भैया मैं आज ही अच्छा फिर मैं आ रहा हूँ कि अभी भी वो वक्त है जैसे जब कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचता है हॉस्पिटल, तो डॉक्टर कहता है भैया 10 मिनट पहले आ गए, 10 मिनट पहले आ गए हो, अगर 10 मिनट बाद होते तो आई एम सॉरी कह देते। तो ये मंथ जो आप या पढ़ रहे हो, जब कभी भी जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तो याद रखना इस बात को कि अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप टाइम पर आ गए। अगर आप यही थोड़ा 1 महीने बाद, जैसे दिसंबर चल रहा है एंड है, और जनवरी एंड पे अगर मैं मिलूं आपसे तो मैं, या थोड़ा फरवरी स्टार्ट में मिलूं तो मैं आपसे आई एम सॉरी कह सकता हूँ, या जो भी आपके टीचर होंगे। फिलहाल नहीं कहेंगे, क्योंकि चाहेंगे तो यही कि पढ़ो, लास्ट मोमेंट तक पढ़ो, तो वो मोमेंट पे मत आए दो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, जब जागो तब सवेरा, ठीक है, नहीं तो घना अंधेरा। क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर्स फुट। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या दोनों चीजें बढ़ रही हैं। जब दोनों चीजें बढ़ेंगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करेगा, सोच के देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम रहेगा, क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर क्या रहेगा, क्या बदल जाएगा, अरे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा इसमें, इट विल बी रिमेन सेम इफ द हाइट ऑफ द टावर। भाई मान लो कि पहले जो हाइट ऑफ द टावर ये है और ये इसका बेस है, ठीक है, मान लेते दोनों इक्वल है। जब कभी ऐसा है तब वो हमसे कुछ ना कर तो हम कहेंगे लेट कर लेते भैया, और चलो वैल्यू से पुट कर देते हैं। चलो वैल्यू से, मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस है और ये भी 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको अच्छे से पता है 45 रहेगा, रहेगा। अब उसने कहा कि एक काम करो,
जो इसके क्या है, द हाइट ऑफ द टार एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टार्स फुट टू द पॉइंट इज इंक्रीज बाय 10%। तो ये डिस्टेंस को भी बढ़ा दो और इसकी हाइट को भी बढ़ा दो, 10% इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है ना। तो 2 का 10% अगर निकालोगे, 2 का 10% कितना होगा, तो 2 का 10% हो जाएगा मतलब अगर आप 0.2 होगा डेफिनेटली, बट कैसे निकालते हो वो बताते रहे, कितना हो जाएगा 0.2। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई होगी सर 2.2, और ये वाला बेस जो पहले 2 चला था वो कितना हो गया होगा सर 2.2। तो क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा क्या, कभी नहीं, क्योंकि अगर ये 2.2 है तो ये भी 2.2, मतलब डेफिनेट है कि ये 90 डिग्री बना रहा है तो 45 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 45। तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, कभी नहीं। अगर सेम अमाउंट में हाइट बढ़ रही है, सेम अमाउंट में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कभी चेंज ही नहीं होगा। और जब कभी ऐसे मन में सवाल आए, जब आपको लेट करना पड़े, और एमसीक्यू है, यू डोंट नीड टू शो द वर्किंग हियर, तो आप एक्स वाई मत लो, आप नंबर ले लो, 2 डिस्टेंस 2 हाइट 45 डिग्री, अभी सिखाया था सबसे पहले क्वेश्चन में। अगर 10% बढ़ा दिया तो हाइट 2.2 हो गई। तो फिर अगर 2.2 हो गई तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे, ये अभी भी परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो अभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन और जो होगा वो 45 ही तो बनेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू में। A storm caused a tree to break down, ये आपका एनसीईआरटी का बेसिकली क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। एक स्टोम आया, पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया, टूट कैसे गिरेगा, तो पेड़ टूटेगा भैया, ये पेड़ है, ये ट्री की जो हाइट है, लेट्स से ये जो ट्री की हाइट है, एक मिनट लाइट चेंज हो भाई, हाँ देखो ये ट्री है, ये ए से लेके बी तक इतना, ये यहाँ पर जमीन पे रखा हुआ ऐसे, मतलब स्टैंडिंग राइट। अब स्टॉर्म आया, हवा है, तेज हवा का झोंका आया, तेज, ये क्या बना रहा हूँ मैं, तो हवा का झोंका आया, ठीक है, तो हवा का झोंका है, और ये ट्री यहाँ से मान लो लेट्स से टूट गया, ये टूट के क्या कहीं गिर थोड़ी ना गया, उड़ गया क्या, नहीं ऐसा नहीं। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a storm caused a tree to break down and broken section bent such that, जब एक पेड़ टूटता है तो बेटा वो गिर जाता है, जब वो गिरेगा ऑब्वियसली गिर जाएगा, उड़ेगा नहीं वहां पर, तो वो गिर गिर करके क्या हुआ है, उड़ भी सकता है जब बहुत ज्यादा तेज स्टॉर्म आया, बट क्वेश्चन में इतना भयानक तूफान नहीं आया है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो बेंड हुआ, और बेंड होने के बाद वो कहाँ टकराया, ग्राउंड में टकराया, जमीन पे टकरा गया। तो ये वाला पार्ट जो ए से लेके सी तक है वो यहाँ कहीं आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ कहीं आ गया, क्या फॉर्म कर लिया, जैसे ही देखा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो जब ज्वाइन कराओगे सरफेस, ये सरफेस है, इससे एक एंगल फॉर्म कर लिया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री लिख दी बड़े प्यार से, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज फुट एंड द पॉइंट वेयर इट्स टॉप टच द अर्थ इज 20 मीटर। तो जहां इसका फुट था और जहां ये पॉइंट पे टकराया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रीज हाइट, फाइंड द ट्रीज हाइट, फाइंड द ट्रीज हाइट। बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चे क्या गलती कर, क्या फाइंड आउट कर लेंगे भाई मेरे, वो ये पता कर लेंगे, कहेंगे यही तो ट्री की हाइट है। क्यों भैया, ये जो टूटी थी वो नहीं है, वो भी तो है। तो इसका मतलब है कि ट्री की हाइट ए से लेके बी तक है। एसी जो कि हम पता नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ट्रायंगल नहीं फॉर्म हुआ है, लेकिन एसी का दूसरा रूप जो यहाँ पे आके गिर गया है, दैट इज पीसी, ये जरूर पता कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम पीसी की लेंथ पता कर लें, दैट्स से कि मान लो इसकी लेंथ जो है वो एक्स है, और इस वाले पार्ट की लेंथ को हम बोलेंगे ये वाई है, ठीक है। तो जो ट्री की हाइट है टोटल, यही एक्स तो यहाँ पर आया है, यही तो यहाँ आया है, तो ये जो ट्री की हाइट है वो ए से लेके बी तक है, मतलब कितनी है एक्स प्लस वाई। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। और एक्स अगर इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में देखें बच्चे, तो एक्स क्या है बताओ जल्दी से, एक्स क्या है, एक्स है हाइपो, और यहाँ पे वाई क्या है अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये है परपेंडिकुलर, यानी दो चीजें पता करनी है सर, दो चीजें पता करनी है, ट्रायंगल तो एक ही है, और उसमें क्या एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, एक साइड भी देखिए, एक एंगल भी देखा है, बस ट्रिग्नोमेट्री तो हमको आती है, फटाफट कर लेते हैं। एंट्री मारते हैं ट्रायंगल में, सबसे पहले हम ट्रायंगल में एंट्री मारे सीबीपी, सीबीपी में चले गए, क्या tan 60 लगाएं, अगर y निकालेंगे तो tan 60 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लगा देते हैं tan 60 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो y अपॉन 20 हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ से आपने क्या पता करना है, y अपॉन 20 लिखा, एंड इजिली यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y हियर, एंड दैट इज 20√3। एक पार्ट खड़ा, इतनी तो पार्ट। अब x भी निकालना, x के लिए क्या करेंगे, फिर से अगेन हम ट्रायंगल में एंट्री कर रहे हैं भैया, किसमें, अगेन देखो भाई,
अगेन वी आर गोइंग टू एंटर इन विच ट्राइंगल, हम फिर से उसी ट्राइंगल, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल नहीं फॉर्म हुआ है। सी बी पी में एंट्री मारी, अब 10 लगा दें क्या, गलती हो जाएगी, 10 लगा दिया तो गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी, चलो बताते हैं क्या गलती हो जाएगी। अब 10 लगा सकते, 10 लगाओगे तो x नहीं निकाल पाओगे, x इज हाइपो ही हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे, या कॉस लगा दो, क्या लगा दो, कॉस लगा दो, ज्यादा आसान रहेगा। कॉस क्या देता है, किसका रिलेशन देता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस मतलब 20 और हाइपो मतलब x, और कॉस कितने डिग्री पर, कॉस 60 डिग्री पर, 20 अपॉन x, कॉस 60 कितना है सर, साइन 30 का डायगोनल से मीट कराओ ना, वैल्यूज याद रखना तभी हो पाएगा। तो भाई x की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके 40 मीटर, मीटर होगा आई गेस, नहीं दे रहा क्या, नहीं दे रहा तो मत लिखो, अदरवाइज 40 मीटर ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए कोई समस्या यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि होगी। हम लोग सेम ट्राइंगल्स में एंट्री करे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, सेम ट्राइंगल में एंट्री करी, y की वैल्यू निकाल ली 10 लगा करके, और यहाँ पर हम लोगों ने PC लेंथ की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली बाय यूजिंग cos थीटा एंड y, सो बिकॉज बेस पता था और हाइपो निकालना था, और बेस और हाइपो में रिलेशन कौन देता है, cos देता है, ठीक है, b अपॉन pb पे अपॉन h भी याद करोगे तो याद हो जाएगा, b अपॉन h। चलो भाई, अब हमसे बोला है कि ट्री की लेंथ कितनी, तो x प्लस y है, तो लेंथ या हाइट जो भी बोलोगे, फाइंड द ट्रीज हाइट, तो हाइट लिखा तो हाइट ले लिख दो, तो height of tree that we have written over here, that is x plus y. So what is the x over here, that is 40, and what is y here, what is y here, that is 20 root 3. Then after he is saying that root 3 की वैल्यू दे रखी, तो यहीं पे चटाक से चिपका दो 1.732, 40 प्लस 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, ठीक है ना, ठीक है। तो अब 40 प्लस ही कराओगे तो कितना आ जाएगा, 43.464 मीटर है, तो मीटर लिख देना, बाकी जो भी आंसर। इजी, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, बोथ के लिए, ठीक। आराम से देख लो क्वेश्चन को, पढ़ लो, समझ लो, वीडियो पॉज कर लो, समझ के आगे बढ़ना, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास कई। टाइप 6 पे आ रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ, अरे भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 मार्क देके जाएगा, 5 मार्क दे करके जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पेपर में आ रहा है आपके, 5 मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी भाषा में इसको हम लोग कहते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन है सर, प्यारे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप 10 meter above the water level, observe the angle of elevation of the top of a hill at 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि कहीं यहाँ पे मान लो शिप है और यहाँ से दूर वो वहां पे हिल को देख रहा है, हिल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, हिल के बेस का, अब बेस जमीन के अंदर कहीं दिखेगा, वो तो ऑब्वियस बात है, ही इज नॉट एबल टू वॉच, और बेस कहीं ना कहीं सरफेस पर ही होगा। अब सवाल क्या है, ये नॉर्मल मतलब जमीन पे नहीं खड़ा है, जमीन पे खड़े होकर के इज नॉट वाचिंग द टॉप ऑफ द हिल एंड द बेस ऑफ द हिल, वो खड़ा कहां पर है, ही स्टैंडिंग एक्चुअली डेक ऑफ द शिप, शिप के डेक पे खड़ा हुआ है। अब जो शिप है वो जमीन के मतलब सॉरी वाटर के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये वाटर का लेवल है और शिप यहां पर हो, है भाई, ये तो होगा नहीं, डूब थोड़ी ना गया है, सिंकिंग शिप थोड़ी है, तो फिर क्या है सर, तो ये है इसका मतलब कि मान लो ये वाटर लेवल पे शिप है, ठीक है, नाव जैसा बना है बट शिप है, ठीक है। अब इस सरफेस पे अगर देखेंगे तो आगे जाकर के यहां पे ये अर्थ सरफेस होगा, और यहां कहीं पर एक क्या बना होगा, क्या बना होगा, एक हिल जिसकी हाइट को मैंने ये दिखाया, ये हिल है, हिल की हाइट है। अब वो यहां पे somebody is standing and watching, अच्छा मैं इसकी हाइट को नहीं शो करना चाहता, तो मैं आई जस्ट टेक अ पॉइंट, लाइक मैं पॉइंट ए ले रहा हूं, ए पॉइंट से ही इज वाचिंग टॉप ऑफ द हिल और ए पॉइंट से ही इज वाचिंग बेस ऑफ द हिल, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही होने वाली है, आया समझ। ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि उसने बोला कि 10 मीटर अबव द वाटर लेवल है, तो ये वाली जो हाइट है बच्चे, ये वाली जो हाइट है, ध्यान से देखो, ये जो हाइट है ये 10 मीटर है,
ठीक, तो ये भी रेक्टेंगल ही फिगर बनते हैं हमेशा, इसमें याद रखना, मैं इसको नाम देता हूँ बी सी डी और ये ई। तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है ना। ये की पॉइंट्स है मतलब, तो वो आप इसको याद रखोगे। ये 90 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फटाफट देख लो, एलिवेशन बना है 60 का, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना दिया, और डिप्रेशन बना है 30 का, इस पॉइंट से 30 बना दिया। तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना तो काम बना, तो फिर बैठे रहोगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो कह रहा है कि एक चीज हमको ये पता करनी है कि ये जो हिल है इसका डिस्टेंस शिप से कितना है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे ये वाई लाइन पूछ रहा है, ये BC, इसको हम लोग एक्स नेम दे देते हैं। और दूसरी चीज पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप ऑफ द हाइट ऑफ द हिल, और हिल की हाइट पूछ रहा है, यानी E से लेके C तक नाम बोल रहा है। तो इसको फिलहाल के लिए जो पता है उसको तो नहीं लिख सकते, दैट नहीं करेंगे, जो नहीं पता है उसको ले लेते, उतने पार्ट को वाई ले लिया, ठीक है। देख लो डायग्राम, देख लो, समझ लो, फिर समझाता हूँ। ये उसने बोला है कि देयर इज अ शिप और somebody standing on the deck of the ship which is 10 meter high above the surface level से 10 meter high पे somebody is watching, is standing, is sitting, whatever, and he is watching the top of the hill and bottom of the hill from that particular point। तो मैंने क्या बनाया, 10 मीटर हाइट पर एक, अच्छा ऑल तो नीचे होगा थोड़ा सा पार्ट, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट मैं मानो सरफेस यहाँ पर है, वाटर सरफेस, वाटर लेवल ये है, ये जो है, ये जो मैंने बनाया ये वाटर का लेवल है। आपने कभी देखा है क्या कि मतलब अर्थ सरफेस नीचे और वाटर लेवल इतने हाइट पर हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? ये अर्थ की सरफेस और वाटर यहाँ पर, ये तो सुनामी आती तभी हो सकता है इतना ऊपर वाटर लेवल। इसका मतलब है कि वाटर का लेवल और अर्थ की सरफेस का लेवल ऑलमोस्ट क्या है, बराबर ही होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्लोप की बात मैं नहीं करता, लेकिन वो वहां पर अभी के लिए फिलहाल क्या होगा, बराबर। अगर कुछ चेंजेस होते तो क्वेश्चन में दिया जरूर होता। 10 मीटर हाइट पर बंदे को बिठाया, यहाँ से उसने, मैंने उसको दिखाया, भैया ये देखो हिल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनाओ हॉरिजॉन्टल से। भैया देखो फुट दिख रहा है, कितने डिग्री का बनाओ, 30 डिग्री का बनाओ, बन गया। ट्राइंगल दिख गए होंगे बड़े प्यारे प्यारे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ADE, और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे ADC। एंट्री मारो, काम बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन चुका है, इसलिए एक्स ये है तो ये भी एक्स ही लेके चलेंगे। फटाफट से एंट्री मारते हैं, पहले मारते हैं ट्राइंगल में एंट्री, किसमें, फर्स्ट ADC में एंट्री मारते हैं। उल्टा ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल, लगेगा tan ही, tan 30 लगाते हैं, जिसके लिए ये P का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो 10 मीटर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू बड़े प्यार से आपको पता है 1/√3 होती है, तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ले जाओगे तो x की वैल्यू 10√3 आ जाएगी। हमारा एम सिर्फ इतना पता करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम ट्राइंगल में एंट्री करेंगे, लेकिन कौन सा ट्राइंगल में एंट्री करेंगे, तो आप एंट्री करोगे ADE में, ADE में एंट्री करेंगे, फिर लगाएंगे tan, क्योंकि फिर से P और बेस में रिलेशन देना है। इस बार tan 60 और इस बार हम लोग लिखेंगे y/x, ठीक है बच्चे। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 लिख दो, y को प्लेस पे y और x के प्लेस पे नाउ वी आर गोइंग सब्स्टिट्यूट, दैट इज tan √3। कितना प्यारा क्वेश्चन। तो y की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराए कितना हो जाएगा, पहले देखो tan √3 मल्टीप्लाई √3। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जब √a इंटू √a कराएंगे तो a आएगा, तो √3 इंटू √3 कराएंगे तो 3 ही आएगा, तो 30 आ गया y का वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। तो पहले चलो हाइट ही लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ द हिल दैट इज y plus 10 means 30 plus 10 means 40 मीटर। तो हाइट ऑफ हिल तो आ गई, ठीक है भाई, हाइट ऑफ हिल तो आ गई। और दूसरी चीज ही आस्किंग अस कि भैया क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो x था, एंड x वी हैव फाउंड कितना, tan √3। अच्छा √3 की वैल्यू पुट कर दो तो 1.732 पुट करोगे, जो आंसर है भाई आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, डायग्राम बना, काम बना, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन प्यारे अच्छे प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो भैया, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप Q of vertical tower PQ, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q वर्टिकल टावर PQ, इसका मतलब वर्टिकल टावर, इसका नाम PQ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है Q के लिए, तो Q ऊपर रखना, P नीचे रख देंगे। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड है वहां पॉइंट X है, यहाँ टावर है, यहाँ पर
टावर है, ये पॉइंट एक्स, मैं दूसरा हैंड देखो यहाँ पे टावर मतलब पी क्यू के नाम से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, वो क्यू का बना है, तो क्यू ऊपर और पी नीचे, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, इसी पॉइंट से एक्स से थोड़ा ऊपर गए 40 मीटर, और फिर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो 45, जाहिर बात छोटा बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड पीक्यू। देखो मैं तो इमेजिन कर लिया है, फिगर को प्रैक्टिस करिए तो कर लिया है, कोई वैसी कोई बात है नहीं, आप भी करोगे आप भी कर लोगे। क्या करना है, एक सरफेस बनाई, सरफेस पे पॉइंट एक्स लिया, उसके सामने उसी सेम सरफेस पे एक टावर बनाया जिसकी हाइट को जिसका नाम पी क्यू है, लेकिन उसने बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्यू का बन रहा है, तो टॉप क्यू है, बेस क्या होगा, पी होगा, राइट एंगल बना दो, वर्टिकली है तो, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करा, कितने डिग्री का फॉर्म कर रहा है भाई मेरे, 60 का, तो 60 डिग्री दिया। कह रहा सवाल में खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बढ़े, बोले 40 मीटर वर्टिकली अबव गए, एक्स से वर्टिकली यहीं से पहुंचे यहाँ पर, कितना मीटर अबव, 40 मीटर, पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट का नाम वाई, पॉइंट का नाम वाई, कह रहा यहां से फिर वो टॉप को देख रहा है, ठीक है। और अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, तो बटा बनाई हम लोगों ने क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस सी बात है कम होगी, जैसे हम हाइट पे जाएंगे, अब जैसे हाइट पे जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले मैं ऐसे देख रहा था वो थोड़ा सा नीचे देख लूंगा, ठीक है ना, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन गया है। नाउ सेइंग दैट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड द डिस्टेंस XP, XP पता करना है, x और PQ की पूरी लेंथ हमारे पास है, जो सॉरी निकालनी है। अगर ये 40 है तो बच्चे यहाँ पे 40 मीटर कर दिया होगा, आपने अब तक इतनी बातें सीख ही ली होगी। नाम दे दो XPQ, इसका नाम दो R, और ये वाले डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेंगे स्मॉल h के नाम से। बस दो ट्रायंगल में एंट्री करेंगे, पहले इस ट्रायंगल में जाएंगे, अगर ये h है ये x है तो ये भी x ले लो, तो ये h ये x, तो इसमें hx में रिलेशन बना लेना, फिर बड़े ट्रायंगल में जाना, सॉरी पहले क्या करना, इस ट्रायंगल में जाएंगे तो ये 45 दे रखा है, तो जो x है वही h हो जाएगा, फिर बड़े ट्रायंगल में जाएंगे तो ये वाली h प्लस p और ये वाली x हो जाएगी, वहां से रिलेशन बन जाएगा। चलो देखते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जाओ, कोई इशू नहीं आएगा। ट्रायंगल बहुत ज्यादा हैक्टिक होकर के बहुत ज्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन करने हैं नहीं, इसमें है नहीं, डायग्राम बनाना है बस, उतना दिमाग लगा लेना। QR में एंट्री मारी, 1045 लिखा, 1045 लिखा, और ये क्या है, P इसके लिए QR का काम करेगा, और X एक्चुअली चलो मैं लिख देता हूँ, 1045 1 है, QR के प्लेस पे स्मॉल h और YR के प्लेस पे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अगर तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x, यानी एक रिलेशन बना, ठीक है। फिर हम कौन से ट्रायंगल में एंट्री मारेंगे, बड़े ट्रायंगल में, मानना राइट एंगल ट्रायंगल में एंट्री, ये नहीं कि भैया लेके बैठ के QXY कर रहे हैं, ही नहीं, इसमें 90 डिग्री कहाँ कर लेंगे। इन ट्रायंगल QPX में एंट्री करी, QPX में एंट्री करी, और क्या लगाया, यहाँ कर देते हैं 1060, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेंगे, 1060 के लिए अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी h प्लस 40 परपेंडिकुलर काम करेगा, और ये बेस का काम करेगा यानी x। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। h की वैल्यू ऑल्दो वी हैव फाउंड, हमको अच्छा दोनों चीजें पता करनी है, x भी पता करना है, h भी। एक काम करो, यहीं पे h, यहाँ पे h के प्लेस पे x चिपका दो फटाफट से, सब्स्टिट्यूट कर दो यहीं पर, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1060 √3 x इज इक्वल टू x प्लस 40 आ चुका है, ठीक है ना। तो अब बस जब x सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लेके जाएंगे, पहले डायरेक्टली मत भेज देना उधर, तो √3x में से एक कैसे कटेगा, तो सीधी सी बात है x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x कॉमन ले लो, तो कितना आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। क्वेश्चन को करने का तरीका भी सीखना जब, फिर 40, अब यहाँ पे अभी वैल्यू मत पुट करना, 1.732 अभी मत पुट करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसलिए √3 माइनस 1 करो, इसको रेशनलाइज करा दो। क्यों अच्छा मैं कर रहा हूँ ये सब, क्यों, मतलब यहीं डायरेक्टली रख देते काम बन जाता। एक्चुअली जब इसको रेशनलाइज कराओगे तो √3 माइनस 1 को रेशनलाइज कराओगे तो आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का 1, तो 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, जो ऊपर वाले 40 को कट कर देगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर उसका √3 वैल्यू रख देना, कोई डायरेक्टली रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं भाई, बस एक तरीका है करने का। तो 40 और ये अभी हम फिलहाल √3 की वैल्यू अभी नहीं रखते, अब नेक्स्ट में कर देंगे। ये क्या होगा, 3 माइनस 1, यानी कि मैं 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उम्मीद करें कि इतनी बात आपको आई होगी। तो 20 √3 माइनस 1, ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके। तो यहां से हम लोग 20 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1,
तो 20 मल्टीप्लाई 0.732 या मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर लोगे। यहां से आपकी जो लेंथ निकल के आ रही है वो x है और x के बराबर ही h है, जितना x है उतना ही तो h है। उसने कहा हमसे कि पूरी हाइट बताओ, तो अगर मैं PQ की लेंथ की बात करूं तो बेटा वो h + 40 है, तो जितना भी x आएगा उसकी वैल्यू यहां रखोगे और 40 से प्लस कराओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समय नहीं और बात करनी है कि अब मैं कैलकुलेशन में जाकर के वहां पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं आई जस्ट वांटेड कि आप अपने आप से प्रैक्टिस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अपने आप करा करो, जिससे भी सीख रहे हो, जहां भी सीख रहे हो। सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आते हैं, है ना, अच्छी कैलकुलेशन आती है। ये नहीं कि सर आप ही करा दो कैलकुलेशन, भी कोई फायदा थोड़ी ना है। वो कैलकुलेशन सर की कैलकुलेशन स्ट्रांग, मैं मल्टीप्लाई करूँ मेरा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होगा, आपको थोड़ी ना होगा। कॉन्सेप्ट आप सीखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग। भैया बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? पेपर वाला क्वेश्चन। आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है? अरे चलो भैया, पेपर वाला क्वेश्चन है, पेपर वाला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। The two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। तो भैया रोड ऐसे गली जा रही है, मतलब यहाँ नहीं जा रही, मतलब ऐसे जा रही सीधा सीधा, तो इसके बीच में डिस्टेंस तो है ही, वही डिस्टेंस मैंने लिखा है, कुछ और नहीं है। ये रोड है, रोड की विड्थ है, गली जा रही, रोड जा रही, रोड जा रही, तो ये क्या मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आई एम टेलिंग यू, ये हाइट, ये सॉरी विड्थ ऑफ द रोड हो जाएगी। अब एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है, एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी, ठीक है, एक बिल्डिंग यहाँ और एक, अच्छा उसने बोला इक्वल हाइट है, टू पोल्स, अच्छा बिल्डिंग नहीं है पोल है, तो पोल ही लेते हैं ऐसे, ये इक्वल हाइट के पोल्स हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, आइदर साइड पे खड़े कर दिए विच इज 80 मीटर वाइड। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर दूं डायग्राम इधर की तरफ। कह रहा है कि 80 मीटर वाइड, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ईच आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर। ये हाइट जो विड्थ दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है, किसकी? रोड की। तो ये 80 मीटर विड्थ बनाया, ये एक पोल बनाया, ये एक इक्वल हाइट का पोल बना दिया, इक्वल लग रहा है। एक का नाम AB दे दिया, एक का नाम PQ दे दिया, ये 90 90 बना लिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, बिटवीन का मतलब मिड समझ लेते हैं, जबकि ये मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, बिटवीन मतलब कहीं पे भी है, मालूम मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसका नाम क्या देते हैं, पॉइंट ABC, चलो सी दे देते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। भाई जब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो ये एक बन रहा है और ये एक अलग बन रहा है। अब आपको देखना ये है कि जो पोल के पास है वो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा और जो पोल से दूर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। तो ये 60 है तो ये 30, दो ही तो एंगल नहीं है, 60 लिया और 30 लिया, वैल्यू पे जाओ। जितना हम पास जाते जाएंगे किसी भी चीज के तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे आई साइड क्या होती है, ऊपर बढ़ती जाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, और जितना हम दूर जाते जाएंगे तो आई साइड नीचे होती जाएगी। ठीक है ना, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन भी नीचे होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, चलिए जितना दूर जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि 60 किसको बताया, 30। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक पहली गलती मत करना कि मिडिल में बना दो, पता चला 80 ले रखा, इधर 40 लिख दो, इधर 40 लिख दो, ये गलती है मत करना, ये मिस्टेक का पॉइंट है। मिस्टेक के पॉइंट पे आपको बताएंगे ताकि आप वो पॉइंट की गलतियां ना करें। ठीक, तो अब हमको डिस्टेंस नहीं पता है, कह रहा भाई तो बताना है, एक तो हाइट बतानी है और डिस्टेंस भी बताने हैं, और दोनों डिस्टेंस अलग है। तो मान लो ये x है, तो बेटा इसको लेना मत भूलना, क्या 80 माइनस एक्स, खत्म, टोटल 80 था। ट्राइंगल में एंट्री मार दो, पहले जा रहे हैं ट्राइंगल PQC में। अच्छा हाइट क्योंकि सेम है तो पता नहीं कितनी, तो एच एच दोनों हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू h अपॉन x लिखो, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3x, एक रिलेशन। फिर जाओ दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल थोड़ा जल्दी करो क्योंकि इसमें बहुत वक्त नहीं लगना चाहिए। ABC में एंट्री मारी, कितने डिग्री का, tan 30 लगाया, P वो h ये मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो P के प्लेस पे h लिख दिया क्योंकि उसका नाम ही वही है, स्मॉल h रखा हुआ है, और नीचे 80 माइनस एक्स। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3, सब याद हो जाना चाहिए, और h हमको नहीं मालूम है, ये है 80 माइनस का x है। अब h के प्लेस पे x लिख दो, और ताकि हम एक वेरिएबल में डील कर पाए, √3 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3x ट्रांसपोज करा दो, √3x प्लस x इक्वल टू 80। ठीक है ना, बस अब कॉमन ले लो, फिर उसके बाद वही सिंप्लीफाई, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब x की वैल्यू जब निकल आएगी तो दोनों डिस्टेंस का, दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट का दोनों
पोल से डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये तो कर लोगे ना, उम्मीद करें भाई ये वाला पार्ट कर लेना। जैसे अभी पीछे सिखाया था कि रूट एक्स कॉमन ले रूट 3+1 बनेगा, उधर जाएगा तो अपॉन रूट 3+1 हो जाएगा, फिर रेशनलाइज करा दोगे 3-1 बच जाएगा, 80 को डिवाइड करेगा तो 40 के अंदर रूट 3-1 बचेगा, रूट 3 की वैल्यू 1.732 बचेगी, माइनस कराओगे 80 40 से आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, x निकालने के बाद 80 माइनस x करना मत भूलना, क्योंकि उसने दोनों पोल का डिस्टेंस पूछा, तो एक आपको x निकालना है, एक 80 माइनस x निकालना है, और जब x निकल आए तो उसको h वाली प्लेस पे पुट भी करना है, तो h आ जाएगा। 5 नंबर में फ्री क्वेश्चन मिल जाता है। फ्री के मार्क्स टाइप है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं, अगले वाले पे आते हैं। चलो भैया, जम ही गए हो, नहीं चलना चाह रहे, क्या करें? चलेगा चलेगा चलेगा, चलिए चलिए पीछे दिखाइएगा, नहीं हो रहा, वेट करो। कर गया है लगता है। We are going to wait for some time. Till then, let's see it's working or not. It's working. Why not moving here and there? क्या ही प्रॉब्लम? क्या ये मुझसे ये तो नहीं चाहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो? Wait. Everything is working except that one. चलिए भैया, कहाँ चल रहे? देखते हैं। Wait a minute. Wait. Yeah, till then you can just solve this question. Then after we'll start after few minutes. खत्म तो नहीं हो गया? टाइप 8 पे आ गए तुम? नहीं, अभी वो केस इससे भी नहीं होगा। वो तो फिर नहीं, मैं तो वो तो नहीं चल रहा था, वो रख ही दिया किनारे। पॉज कर दिया ना? पॉज मतलब वहाँ तो पॉज कर दिया ना? नहीं, हाँ पॉज नहीं, कोई बात नहीं, चलो फिर बीच में करवा देंगे। हाँ कोई नहीं, अभी पॉज करते हैं। नहीं पॉज नहीं, बस वो देख लो टाइम क्या है, गलत गलत होने का टाइम है, पीछे आ रहा है, पीछे चल रहा है 1 आवर लगभग 1 घंटे है। हाँ बस वो अब वन टाइम दे कुछ ठीक। कभी वैसे कोई दिक्कत एक बार बस अंदर जाएंगे ना, वो कहाँ निकलने कोई बाहर ये ठीक, ये बंद कर, ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ बता रहे हैं, नहीं हो गया ठीक। 3 मिनट के हैं। हाँ 1 मिनट। हाँ ये
ओके, आई होप कि दैट एवरीवन हैज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, जब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लोगे देन आफ्टर आप यहाँ पे h की वैल्यू, x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन दिस पर्टिकुलर द क्वेश्चन लाइक अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में से एक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अपने बकेट लिस्ट में डालो कि सॉल्व करना है अच्छे से। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of a 75-meter high tower observe two cars at angle of depression 30 से 60। बस सिंपल सी बात है, एक टायर है, टायर के टॉप पे बैठा हुआ है, दो गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है नहीं। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on a foot of the tower 75-meter high tower, तो ये 75 मीटर हाई टावर हो गया, 75 मीटर हाई टावर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व टू कार्स एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, देखो 30 एंड 60 डिग्री, कितनी कार्स है, टू, विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। बड़ा आसान क्वेश्चन में से एक है, आपको समथिंग इज वॉचिंग फ्रॉम द अप साइड टू डाउन साइड, तो डाउनवर्ड देख रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ फॉर्म, एक ये और एक ये कार ए हो गई, ये कार बी हो गई, ये पॉइंट ये टी हो गया, ये पी हो गया, 90 डिग्री फॉर्म कर लो। एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टली यहाँ बनाएंगे। अब आपको ये तो मालूम होगा, सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइंस, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो दूर वाली कार है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जाहिर सी बात है 30 बन रहा है, और इस वाले का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 बन रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब ऐसे भी ऐसे हम क्लोज जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाता है। नाउ ही सेइंग दैट बिटवीन द टू कार्स हमको डिस्टेंस बताना है, इस वाले कार का डिस्टेंस, इनके बीच का कार का डिस्टेंस हमको बताना है, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। देन ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है ऑल्दो, तो ये हम लोगों ने वाई ले लिया, ठीक। बस दो ट्राइंगल्स में एंट्री मारेंगे फटाफट से, देख लो। इन ट्राइंगल टी पी बी में एंट्री मारी, tan 60 इक्वल टू क्या है, 75 अपॉन वाई। तो tan 60 कितना है, √3 है, 75 अपॉन वाई, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 अपॉन √3। आप इसको रेशनलाइज करा लोगे तो 75 √3 अपॉन 3 कैंसिल आउट, तो 25 √3 आ गया y का वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहाँ गलतियां क्या होती हैं वो बता दें। यहाँ पे सम स्टूडेंट विल टेक TBA ट्राइंगल, विच इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा नहीं पाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक TPA, कॉन्स ट्राइंगल में एंट्री मारेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी उस सवाल में बाकी कुछ बचा है नहीं ज़्यादा। TPA में जब एंट्री मारोगे तो आप tan फिर से tan लगाओगे, क्योंकि P और H में रिलेशन, P और B में रिलेशन चाहिए, तो tan 30 लिखोगे एंड देन 75 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना बच्चे। tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3 है, 75 है, x के प्लेस पे अगर मुझे x चाहिए तो y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देना आगे, ठीक है ना। 75 अपॉन x और y के प्लेस पे ये जो वैल्यू फाइंड आउट करिए 25 √3, इसको पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x प्लस 25 √3 और ये जाकर के 75 √3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 √3 माइनस 25 √3, 50 √3। अब √3 की वैल्यू 1.73 दे दी है, यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका काम है, इजी। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप किस तरह से क्वेश्चंस की आपको अप्रोच करो, किस तरह से फिगर को अपने माइंड में बनाओ एंड देन बस कर लो, इजी क्वेश्चंस है, राइट। चलो आगे देखते हैं। A moving boat is observed from top of the 150 meter high cliff. Moving away from the cliff, the angle of depression of the boat changes from 60 to 45 in 2 minutes. Find the speed of the boat. तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या गया है, स्पीड जैसा एक वर्ड आ गया है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा स्पीड का फॉर्मूला तो आप बच्चों को आता ही होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। अब हाइट एंड डिस्टेंस में डील कर ही रहे, मैं डायग्राम बताता हूँ आपको, ऐसे ये डायग्राम बनेगा क्योंकि सेम पिछले वाला डायग्राम है। बस ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन बन रहा है, ये देखो, तो लाइन बना लो। क्लिफ की हाइट हो गई ये, दैट इज 150 मीटर हाई क्लिफ। देन आफ्टर अ बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री, तो पहले 60 टू 45 है, तो ऑब्वियस बात है कि पहले पास या दूर चली गई है शिप, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हो गया। और कितने समय में, तो 2 मिनट्स पे, पर 2 मिनट्स यहाँ मत लिखना, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू राइट डाउन 2 मिनट्स हियर, बिकॉज दैट इज टाइम, और हम लोग डील कर रहे हैं डिस्टेंस में, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ABCD, हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को x ले लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे अभी निकालिए, ठीक है। और
इसको y, बिल्कुल सेम पैटर्न पे पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ से यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x जो भी आ जाएगी, और फिर उससे आपसे कह रहा है स्पीड बताओ, तो स्पीड का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, तो x अपॉन 2 मिनट्स लिखा हुआ है, मीटर पर मिनट में ही आंसर भी चाहिए आपको, तो x अपॉन 2 मिनट लिख देना, आंसर आपका मीटर पर मिनट में आ भी जाएगा। मैं इसमें नहीं पता कर रहा एक्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इजीली इसको बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब जब स्टैचू आपने देखे होंगे किसी महान महान लोगों के, ठीक है ना, तो उसके स्टैचू ना जमीन पे नहीं रखे होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी कुछ हाइट पे रखे होते हैं, कुछ उस हाइट को बोलते हैं पेडेस्टल। आपने जो अपने आसपास के जो स्क्वायर जो चौराहे हैं, जो गोल चक्कर है, वहां पर आप देखा होगा कि स्टैचूज बने हुए हैं। तो जो स्टैचूज बने होते हैं वो कुछ ना कुछ हाइट पर होते हैं, जो कुछ ना कुछ हाइट पर होते हैं, ठीक है। हाइट आओ भाई, कहाँ है, we have done this। चलो यहाँ देखो, जो कुछ ना कुछ एक हाइट बने होते हैं, ये मान लेते हैं कि वो हाइट है, यहाँ पे वो स्टैचू, ये स्टैचू, और ये इसका पेडेस्टल, ये इसका पेडेस्टल। पेडेस्टल की कुछ भी कुछ हाइट होगी और उस स्टैचू की भी कुछ हाइट होगी। स्टैचू की हाइट दे रखा है 1.6, तो ये मैंने स्टैचू की हाइट पी क्यू ली, और दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज 1.6 मीटर का डिस्टेंस है। ये स्टैचू की हाइट हो गई। अब क्या कह रहा है, the angle of elevation of a top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45। तो दो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, जाहिर सी बात है कोई पॉइंट तो दूर होगा ही, तो होगा, पॉइंट ए ले लेते हैं। इस द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, तो टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज पी, एंड इसी से टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप ये है, इसको मिला दो, दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो। बड़े वाला जो है, जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल बड़ा होएगा, तो 160 जो स्टैचू की तरफ बन रहा है, और ये वाला 45। ये राइट एंगल, ये ए, ये पी, ये क्यू, ये आर लिख देते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है। अब क्या पता करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट हम लोग एच लेट कर लेते हैं। बस अब बारी बारी से ट्रायंगल में एंट्री करेंगे, तो पहले किस ट्रायंगल में एंट्री करें, छोटे वाले में एंट्री करते हैं, क्यू आर ए में करना है एंट्री हमको, राइट एंगल ट्रायंगल में ही है, tan 45 लिख देंगे। अच्छा बेटा, ये वाली डिस्टेंस को क्या लेट कर लें, तो एक्स लेट कर लें, tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन x। यहाँ पे बड़ा प्यारा सुंदर सा रिलेशन बनेगा, h और x आपस में क्या है, इक्वल है, वैसे ही 45 है तो वो होनी थी। इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल में एंट्री करेंगे, दैट इज ट्रायंगल पी आर ए में एंट्री करेंगे। कितने डिग्री का एंगल लगाएंगे, तो tan 60 का रिलेशन बनाएंगे, 1.6 प्लस ये वाला डिस्टेंस यानी h अपॉन x लिख देंगे। tan 60 कितना होता है सर, √3 होता है, 1.6 प्लस h अपॉन x। अब x के प्लेस पे h लिख दो, क्योंकि हमको हाइट ही तो पूछ रहा है, तो h में डील कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, h √3, और ये कितना हो जाएगा 1.6 प्लस h, फिर h को इधर भेज दिए, रूट h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लोगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो, ठीक है बेटा। 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करा दो, 0.8 √3 की वैल्यू पुट कर दो, और इजीली विल गेट द आंसर, दैट इज h। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह चीजें कर दोगे आप, फाइन। चलो क्लियर हो गया, पेडेस्टल की हाइट हमें पता करनी थी, वो हमारी इजीली h में पता चल जाएगी। नेक्स्ट मैन, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट ऑन एन एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री 6 मिनट्स लेटर वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करके बताया था। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ बोट ऑन एट एन एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री लिया है, व्हिच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनेथ द ऑब्जर्वर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय। जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया है तो ये तो बट ऑब्वियस है, क्या बट ऑब्वियस है कि वो अप्रोच कर रहा होगा, पास की तरफ जा रहा होगा, बोट जो है वो क्लिफ के पास की तरफ जा रही होगी, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं, बड़ा सुंदर सा इसका डायग्राम है। मान लो ये क्लिफ की हाइट है कुछ, एक बोट यहाँ है, ठीक है, और वो ना जो मैन ऊपर बैठा हुआ है, ही इज ऑब्जर्विंग अ बोट, वो बोट को देख रहा है, इस बोट को देख रहा है, तो ऊपर से देख रहा है भैया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे इस पॉइंट का बना दो, कितने डिग्री पे देख रहा है, 30 डिग्री। देखा कुछ समय बीत गया, तो बोट अप्रोच कर रही है,
कहाँ कर रही है देखो जरा, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट, वो पॉइंट है इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर, जहाँ ऑब्जर्वर उसके जस्ट नीचे वो बैठा हुआ है, वो यहाँ पहुंचना चाहता है, वो पी से क्यू तक पहुंच गया, फिर देखा अरे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना दिया 60 बना दिया। अब आपको पैरेलल लाइन की वजह से आपको मालूम है कि ये एंगल ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये 30 है, तो ये जाहिर सी बात है ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। कह रहा है कितनी स्पीड, 6 मिनट्स लेटर, फिर मैंने कहा टाइम मत लिख देना, कह रहा है कि 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हियर टू रीच द शोर, ये वाला टाइम पता करना है, ये हमको डिस्टेंस भी नहीं पता है, बहुत कुछ है इसमें जो हमको नहीं पता है, ठीक है ना, हमको ना इसमें इसकी हाइट पता है, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, हाइट को लेट कर लेना h, ठीक है। अच्छा जी, और इसकी स्पीड जो हमें पता, ऑल्दो वी डोंट नो दैट व्हाट इज द स्पीड, स्पीड भी नहीं पता है, यूनिफॉर्म स्पीड है, बस 6 मिनट्स का टाइम पता है, तो हम लोग इसकी स्पीड को लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बोट, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बोट बी, आपने पढ़ा होगा u, अच्छा मिनट्स लिखा हुआ है 6 मिनट्स लेटर, तो u मीटर पर मिनट लिख देते हैं हम लोग, वैसे तो मीटर पर सेकंड आप पढ़ते हो, अगर वो कहेगा कन्वर्ट करने को तो हम वो कर लेंगे, बट अभी हम लोग मिनट में क्यों लिख रहे हैं कि 6 मिनट्स में ही चल रहा है टाइम, तो हम मान लेते हैं कि u मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 1 मिनट, तो यूनिफॉर्म स्पीड हमको यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मिल गई, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब उसने बोला कि ये जो डिस्टेंस P टू Q कवर किया है, जो P से Q तक का डिस्टेंस कवर करा है, ये 6 मिनट्स में कवर करा है, कितना टाइम लिया इसने, टाइम लिया इसने 6 मिनट्स का, तो क्या आप बता सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस कवर है P टू Q, जो PQ डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड कितनी है u और टाइम कितना लगाया 6, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 6u, ठीक है 6u डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 6u का डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, हम इसको लेट्स से y कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डील टाइम में नहीं डिस्टेंस में ही करेंगे ना स्पीड में करेंगे। अब ट्राइंगल्स में एंट्री मारते हैं, पहले गए ट्राइंगल छोटे वाले, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल या सिर्फ ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो tan 60 वाले में गए, तो ए बी क्यू में गए, ए बी क्यू में गए, क्या लगाया tan 60 डिग्री, और tan 60 हो गया h अपॉन वाई के, h अपॉन वाई के इक्वल, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको सर √3 होती है, तो h ये आ गया, तो यहाँ से आया कि h किसके इक्वल है बेटा, मल्टीप्लाई कराया, तो y √3 एक चीज पता चल गई, एक रिलेशन मिल गया। अब आओ किस ट्राइंगल में, इन अनदर ट्राइंगल वी हैव टू कम नाउ, कौन सा ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी पे आते हैं, ये समझ लो क्वेश्चन, ये पेपर के लिए भैया एग्जाम में लिखा नहीं, तो ये मत समझने के लिए एग्जाम 100% पता है 2025 के लिए, बेसिक और स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मार्क कर लो, ए बी पी पे आते हैं और tan 30 डिग्री लगाते हैं, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन 6u प्लस वाई, अब tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, h 6u प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे बेटा आएगा 6u प्लस वाई इज इक्वल टू h √3, ठीक बात है। यहाँ से इक्वेशन हम लोग ऑल्दो h के टर्म हम लोग y के टर्म में निकाल चुके हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन 6u इज इक्वल सॉरी प्लस 6u प्लस y इक्वल टू h के प्लेस पे y √3, h के प्लेस पे y √3 लिख दिया, ये √3 पहले से मौजूद था तो मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा, √3 कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, ध्यान से देखो y को y इधर भेजे, तो 3y माइनस y कितने y 2y, किसके इक्वल चल रहा है 6u के इक्वल चल रहा है। अब आप देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6u अपॉन 2, कैंसिल आउट कराओगे तो y की वैल्यू यहाँ पे इम्प्लाइज दैट इज 2 1 2 और 2 3 u कट कर दिया 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3u आ जाएगा। y क्या है डिस्टेंस है, पता क्या करना है स्पीड सॉरी टाइम, तो टाइम हम लोग देख लेते हैं, टेकन टाइम टू रीच Q2B तक का जो टाइम लगाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहाँ चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस कितना है y, स्पीड कितनी है u, यूनिफॉर्म है ना, चेंज तो होगी नहीं, y की वैल्यू 3u है, अपॉन u कैंसिल आउट करा दिया, 3 मिनट्स आ गया आंसर। ठीक है बच्चे, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन अगेन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में है इस बार 2025 में, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A bird is sitting on the top of a 80-meter high tree. From a point on the ground, the angle of elevation of the bird is 45 degrees. The bird flies away horizontally in such a way that it remain at the constant height from the ground. ये क्वेश्चन वैसा है जैसे कि आपने एक जेट प्लेन वाला क्वेश्चन करा होगा, आर्ट्स में करा होगा, ठीक है ना। बट इस बार जेट प्लेन की जगह पे एक बर्ड आ गई है। तो बर्ड यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद हॉरिजॉन्टली वो सी पॉइंट पे पहुंच जाती है। जब एक पर्टिकुलर जब बी पॉइंट पर है ना, तो वहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है 80 मीटर हाई ट्री। अच्छा, अब बर्ड सिटिंग ऑन टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री, ठीक है। तो पहले वो जो बैठी है वो एक 80 मीटर हाई ट्री पर बैठी हुई है। जो डायग्राम में बना रहा हूं, बाकी आप पार्ट करोगे। 80 मीटर हाई ट्री है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड इज 45। तो समबडी इज वाचिंग हियर कि भैया कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, तो बन गया 45 का, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम, कितने 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड बीते और वो सी पॉइंट पर पहुंच गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। अब कितना बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है चेंज हुआ होगा, कितना हुआ 30 डिग्री हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री का, लेकिन कांस्टेंट है, हाइट कांस्टेंट, तो ये भी अभी भी 80 मीटर है। डायग्राम समझ में आया? अब देखो फिर से बताता हूँ। इनिशियली इट इज सिटिंग एट पॉइंट बी विच इज 80 मीटर हाई फ्रॉम द सरफेस। अब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मतलब ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूव जा रही है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करके यहाँ पहुंच गई, तो उसे इसकी हाइट नहीं चेंज होगी, वो 80 है तो अभी भी 80 रहेगा, ठीक। अच्छा, 2 ट्राइंगल यहाँ पे दिख गए हैं और ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेकंड में कवर किया गया है। हमसे कह रहा है स्पीड। अगर हम लोग इसका ये वाला डिस्टेंस हम लोग एक्स लेट कर रहे हैं, ये पता कर लें, और ये डिस्टेंस कवर करा है 2 सेकंड्स में, तो स्पीड का फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बना लेंगे, बड़े आसानी से पता कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी आपका प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए, ठीक है। इस पॉइंट के नाम देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। करना क्या है, पहले क्या ट्राइंगल में ए बी ई में गए, ए ई बी, सॉरी लिखने का तरीका भाई, भैया क्या है कि ए लिखो, ई लिखो, बी लिखो, और क्या लगाओ tan 45 लगाओ। 80 अपॉन, अभी डिस्टेंस में नहीं लिखा तो इसको y लिख देता हूँ फिलहाल, 80 अपॉन y, tan 45 कितना होता है 1। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो y की वैल्यू है वो 80 आ गई, 80 मीटर। अब कौन सा ट्राइंगल में एंट्री करेंगे, अब करेंगे बड़े ट्राइंगल में, जो कि है एक राइट एंगल, एक ये बना राइट एंगल और एक ये बन रहा है, ठीक है। इसी बस यही देखना है, ADC में एंट्री करी, इन ट्राइंगल ADC क्या लगाया, फिर से लगाया, लेकिन अब एंगल हो गया चेंज, tan 30 बन रहा है 80 अपॉन, ये कहता है एक्स, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा एक्स, काफी बार हम लोगों ने बार डिस्कस करी हुई है ना, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म कर देता है। तो ये जो डिस्टेंस है tan 30 कितना हो जाएगा, पहली बात बताओ, 1/√3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80, ये डिस्टेंस y प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 80√3। हमें ना x पता करना है, तो x रखेंगे, y हटाएंगे, तो y के प्लेस में लिख दो 80, यहाँ से उठा करके चिपका दो फटाफट से। तो बच्चे मेरे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80√3 माइनस 80, फिर से वही काम, 80 कॉमन या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1.732, वही सही है, और माइनस 80 करा दो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, यही डिस्टेंस होगा। देन आफ्टर सेइंग दैट भैया स्पीड बता दो, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाटएवर द वैल्यू हैव गॉट ऑफ x, और टाइम कितना ले रखा है इसने 2 सेकंड, आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ड्रॉ द डायग्राम। अगर डायग्राम बन गया तो लगभग 80% तक का क्वेश्चन सॉल्व है, 20% की कैलकुलेशन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो रहा है। असोसिएशन रीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेंजेंट फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो टेंजेंट है वो किसके लिए यूज होता है, जो टेंजेंट है वो किसके लिए यूज होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बिल्कुल सही बात है, इसी को तुम यूज करते हैं, ठीक है ना, हाइट और डिस्टेंस के लिए। Then after the tangent of an angle is right triangle is defined as the ratio of the length of the side opposite to the angle of the length and the side adjacent to the angle। ये भी सही बात है, वह जो tan थीटा है वो किसको डिफाइन करता है, वो ऑपोजिट साइड और इसको बनाने वाली लाइन को भी। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा ए, और इसको ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको बढ़िया क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस की केस स्टडी दिखाई है। रेडियो टावर
are used for transmitting a range of communication service including radio and television. The tower will either act as an antenna itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in two sections A and B. ठीक है, एक रेडियो सिग्नल यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है, ए एंड बी. टार इज सपोर्टेड बाय वायर्स फ्रॉम पॉइंट ओ से कनेक्टेड, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह सब बने हुए हैं. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन का आंसर है ना, कह रहा फाइंड लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ, तो हमको ओ से टॉप ऑफ द सेक्शन बी, तो ये पूरा का पूरा टार, ठीक है, ये रेडियो सिग्नल के लिए बनाया गया, ये इसका टार है. ये जो वायर कनेक्ट करा गया, कह रहा है इसकी लेंथ बताओ. क्या कह रहा है, इस वाले पार्ट की लेंथ बताओ. तो इसकी लेंथ को आपने कहा भैया एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है ना. इसकी लेंथ को एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है ना. इस वाली लेंथ को कितना एक्सलेट कर लिया. अच्छा जी, और क्या पूछ रहा है. ओके, बड़ा साइंस निकल आएगा, आपको दिख रहा होगा. ये 45 है, ये 30 है, तो आप इसमें कौन सा एंगल लगाओगे, बड़ा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे. तो मुझे लगता है कि इसमें tan 30 डिग्री लगा दें, यहीं पे निकाल लो. tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो हाइट है दैट वी डोंट नो, बट ये तो पता है. अच्छा, तो 10 लगा सकते हैं. वाई सो, बिकॉज हमारे को तो यही देखना सबसे पहले ना कि एक्चुअली हमारे पास ये है बेस, ये क्या है, ये बेस है और ये हाइपो है. तो बेस और हाइपो में रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है. तो cos 30 इज इक्वल टू बेस 36 और हाइपो x. तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 36/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 36 2 जा 72/√3 क्रॉस मल्टी रेशनलाइजेशन करोगे इजीली विल गेट x का वैल्यू. ठीक है, तो बड़ा आसान था. इसमें बोला हुआ है कि हमको बस डायग्राम तो बना ही बनाया, इसमें ज़्यादा खेल ही नहीं है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने आराम से देख लेना, आराम से निकल आएगा. इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या है, डायग्राम. वाह, क्या बेहतरीन तरीके से उतर गया. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अगेन. कह रहा फाइंड डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस हमको बता दो. तो क्वेश्चन वही है भाई, ए बी की डिस्टेंस बतानी है. अगर मैं बात करूँ आपसे ए बी के लिए, तो आप देखो बहुत सारे डायग्राम आप क्वेश्चन आप कर चुके हो. ये वाला एच बताना है, इसकी नेम दे दिया. ये ए, ये बी, ये इसका नाम है तो सी, ये हो गया. अच्छा, ये तो ओ है, ये छोड़ो. ठीक है, तो आप पहले कौन सा ट्रायंगल में एंट्री करोगे, आप इस वाले प्यारे से ट्रायंगल में एंट्री करोगे और इसमें फिर जाओगे. ठीक है, ये बात वाले में जाओगे. पहले इस ट्रायंगल में जाएंगे तो वहां पे लगाएंगे क्या बच्चे, क्या लगा देंगे बताओ. देन देखो बताते हैं. पहले हम लोग जा रहे हैं इन, मैं ट्रायंगल में से एंट्री करा रहा हूँ, आई होप किसके बाद आप कर लोगे. ए सी ओ में गए, वहां पे आपने कहा भैया ये कितने इक्वल है, तो 1045 के इक्वल है. 1045, अच्छा ये भी डिस्टेंस हमको पता है नहीं ऑल दो, तो इसको हम लोग कुछ y नाम दे देते हैं. तो 1045 इज इक्वल टू फुल लेंथ है दैट इज ए सी. ए सी अपॉन कितना है, सी ओ लिख. तो 1045 बना होता है, ए सी की वैल्यू हम लोग कह रहे हैं कितनी है, तो h प्लस वाई है, और ये कितना है 36. तो यहाँ से एक रिलेशन बना h प्लस वाई इक्वल टू 36 का. फिर हम छोटे ट्राइंगल में एंट्री करेंगे. ठीक है, तभी तो वहां से निकलेगा आंसर. इन ट्राइंगल बी सी ओ में एंट्री करी और tan 30 डिग्री लिखा. अब tan 30 कितना होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर स्पेस, तो y अपॉन 36. अब tan 30 कितना है, 1/√3 है. यहां से इजिली यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है ना. अब जब y की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, भेजोगे, यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPB. ओ पी, वैसे पी 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 पी. अच्छा, एक बार देख लेते पी कहाँ पर है. आई थिंक थिंक पी लिखा नहीं उन्होंने क्या. ठीक है, कोई बात नहीं, पी नहीं भी लिखा तो भी काम बन जाएगा, ऐसी बात नहीं. इसको देखो, हमसे कह रहा है फाइनल ट्राइंगुलर एरिया ऑफ OPB. तो पी यही पॉइंट है, जो मैं सी ले रहा हूँ, यही पॉइंट पी है बेटा. ठीक है, यही पॉइंट पी रहेगा. OPB इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आता ही होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2. बेस क्या हो जाएगा, PO, और हाइट क्या हो जाएगी, जो y पता कर रखी है. ठीक है, दोनों चीज पता कर लोगे, हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा दोगे. फाइंड द हाइट ऑफ द सेक्शन A फ्रॉम बेस ऑफ द टावर. तो ये वाली हाइट तो h प्लस वाई है, तो इस वाले का आंसर h प्लस वाई, दैट तो वी हैव फाउंड हियर. y मिल चुका है, h ऊपर है, दोनों का क्या कराओगे सम, और आंसर आ जाएगा. ठीक, चलिए आगे पर चलते हैं. बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन, बहुत मजेदार लगता है मुझे. इस क्वेश्चन को पढ़ो. 3 fighter pilots are participating in a training activity for one particular maneuver. Planes A and C are at an altitude above plane B as shown in the figure. ठीक है ना, A और C B से ऊपर है, दिख रहा है. The horizontal distance between plane A and B, ये लाइन पकड़ो.
ये लाइन पकड़ो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड बी इज इक्वल टू प्लेन बी's ऑल्टीट्यूड। जितनी बी की हाइट है, जितनी बी की हाइट है वही डिस्टेंस बी और ए के बीच का हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, डिस्टेंस ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अगर 1200 है, ही इज सेइंग दैट कि जो डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं बात करूं, इज सेइंग दैट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड बी इज इक्वल टू प्लेन बी's ऑल्टीट्यूड। तो जितना बी की ऑल्टीट्यूड है वही डिस्टेंस यहाँ से इसने ले रखा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस भी 1200 है, ठीक है। ये तो बोला उसने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला ना, वर्टिकल तो बोला नहीं। वर्टिकल डिस्टेंस बी का ए से ये है, ये वाला है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, तो ये वाला, ठीक है ना, ये तो शो करेंगे। Then after he's saying that, आगे बढ़ते हैं, planes A, B and C are placed such that BAC 90 डिग्री। तो BAC जो इसने बनाया, ये बनाया है 90 डिग्री यहाँ पर। Then after he's saying that and the angle of elevation of a plane C from plane B is 75। तो प्लेन B से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो ये पूरा का पूरा 75 डिग्री का बन रहा है। 75 डिग्री, बड़ा आराम से समझना इस क्वेश्चन को। कितना बन रहा है? 75। तो बेटा 75 ये है, 45 ये है, तो ये कितना आ जाएगा? बट ऑब्वियस है ये माइनस करने पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहे भैया, ठीक, 30 डिग्री आ जाएगा। ये मैं बीच में कैलकुलेशन बताता जा रहा हूँ। देन आफ्टर सेइंग दैट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा ऑल्टीट्यूड पहले तो ऑफ प्लेन ए का पता करो कि ए की हाइट कितनी है टोटल। अगर मैं बात करूँ तो एक बात बताओ, ये जो एंगल है 45 है, तो आप इसमें क्या फाइंड आउट क्या लगा दोगे? आफ्टर यू आर गोइंग टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री और इजिली यू विल से कि सर ऐसा है कि अगर ये 45 है तो ये 1200 है, तो ये भी 1200 ही आएगा, और ये हाइट भी 1200 है। कितना प्यारा क्वेश्चन। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 2400। देखो पहले का आंसर तो आ गया, इजी। भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे आप, tan थीटा लगाओगे, tan 45 इज इक्वल टू लगाओगे बी पी अपॉन एच, तो ये 1200, ये भी 1200। ये मैंने काफी बार आपको पीछे बताया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड सी। ए और सी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, मैं डायग्राम को यहाँ पे वापस से कंप्लीट कर देता हूँ। तो जहाँ पे ये हम लोगों ने लाइन बनाई थी, ये 90 बनाया था, ये हम लोगों को ऑलमोस्ट मिल चुका है। ये 1200 है, ये भी 1200 था, ये भी 1200 और ये भी 1200 था। ये 45 था, ये फुल एंगल 75 था। तो मैंने कहा था ये कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 75 माइनस 45 30, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ही सेइंग दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है फिलहाल, ठीक है ना, ये तो शॉर्टेस्ट साइड है, ये 30 डिग्री है। ये वाली अभी हमको नहीं पता है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस सिंपली, अब पाइथागोरस अगर यूज कर लोगे यहाँ पे, तो अगर पाइथागोरस यूज कर लोगे तो आप AC की लेंथ पता कर लोगे, राइट। क्योंकि वही पता कर लेंगे भाई, हमें एक साइड पता होनी चाहिए ना कम से कम। तो हम लोग पहले ट्राइंगल में एंट्री मारते हैं, ABCD लिख देते हैं। तो ADB में एंट्री मार रहे हैं, ये सेकंड पार्ट के लिए है। इन ट्राइंगल AD में एंट्री मारी, पाइथा लगानी पड़ जाएगी। पाइथागोरस जब लगाओगे बेटा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, ठीक है। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? AB हमको पता ही करना है, AD कितना है, तो AD देख लो कितना है, AD है 1200, तो 1200 का स्क्वायर प्लस BD कितना है, तो ये भी है 1200 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए कि 1200 का स्क्वायर करना, 1200 कॉमन लेना चाहिए, तो √2 बचना है। फिर भी हम लोग इसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो 1200 का जब स्क्वायर कराओगे आप, तो बेटा आप क्या लिखोगे? 1200 इंटू 1200 प्लस 1200 इंटू 1200, ठीक है ना। और 1200 इंटू 1200 मतलब 1200 का स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें, तो बेटा अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 यानी कि 2। और यहाँ से अगर हम लोग AB के ऊपर लगा हुआ स्क्वायर को वहाँ उड़ाते हुए फेंकें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1200 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर वाला पार्ट तो बाहर, यानी कि 1200 बाहर और √2 बच गया। तो ये वाली साइड मिल चुकी है, दैट इज 1200 √2, ठीक है ना। अब उससे हमसे कह रहा है ये डिस्टेंस बताओ। एक बात तो बताओ, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ। ए यहाँ बना हुआ है, C यहाँ है, ये कितना है बेटा? ये C है, एंड दिस इज B। एक बात तो बताओ,
ये वाली लेंथ हमको पता चल चुकी है 1200√2, ये एंगल हमको मालूम है 30, ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस हमको पता करना है क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट होगा वैसे भी, 90 के ऑपोजिट है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं? 10 लगाते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू h/√2 या 1200 और लगा दो। tan 30 की वैल्यू को पता है, इजीली यू विल फाइंड आउट कि h की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन बी एंड सी। अब बी एंड सी के बीच तो ये फिर से पाइथागोरस लगा दो, अदरवाइज इसी के अंदर क्या है, ये वाला डिस्टेंस बता दो। तो शॉर्टेज तो यही है ना, डायरेक्टली लाइन मीट कर रही है, ये थोड़ा घूम के जाएंगे यहाँ पर, ये तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है अगर, तो फिर आप देखो कि कौन सा रेशियो लगाते हैं। तो या तो आप cos थीटा लगा दो थर्ड पार्ट के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगा दो, सबसे अच्छी बात है। cos थीटा इक्वल टू बेस यानी कि 1200√2 अपॉन ये x हाइपो, आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ से। cos 30 तो पता ही होगा, √3/2। ठीक है, बोलो क्लियर है। तो ये इसके जो क्वेश्चन है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जब आप फर्दर अब आप इस तरह की स्टडी को भी सॉल्व करोगे, पेपर में आपको देखने को मिल सकती है, 4 मार्क्स में केस स्टडी देखने को मिलेगी। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। एमसीक्यू में कम से कम एक, तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से कम आपके 4, अगर 5 में आया तो गुड लक है भैया कि 5 और 1 6, लगभग 6 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर केस स्टडी में आता है तो 4 1 5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और आगे आने वाले लेक्चर में भी आप बराबर से जुड़े रहना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, लगे रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा।